Good morning to all. Today we will discuss about the introduction of statistical mechanics और introduction में हम आज टॉपिक करेंगे कि हमें statistical mechanics की जरूरत क्यों पड़ी, need for statistical mechanics। और इसमें जो टर्म यूज होंगी जैसे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या अदर कुछ और टर्म यूज होंगी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, जैसे कि स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन या स्टर्लिंग फॉर्मूला, हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है एवरेज, और मैकेनिक्स का मतलब है कि ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो एवरेजिंग से डील करती हो। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द एवरेजिंग प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एवरेजिंग कैसे करेगी? हम क्वांटम मैकेनिक्स में डील करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से, जैसे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से जो ब्रांच डील करेंगी वो होगी थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल की हेल्प से बड़े पार्टिकल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कर सकते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी और हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल सिस्टम इन टर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट, कि हम कैसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो इस चीज को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द microscopic particle or with individual atom and molecule. This deal with the individual atom and molecule of the system by assigning definite value of wave function। देखो, wave function की definite value हमें assign करनी होगी, और definite value हम कैसे assign कर सकते हैं? by applying boundary condition। हम boundary condition apply करके कर सकते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि boundary condition के अंदर particle का अगर लाइफस्टाइल जानना है, पार्टिकल के बारे में जानना है, तो हम उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं और उसको निकाल सकते हैं हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो अगर हम बाउंड्री कंडीशन के बाहर हम बोलते हैं कि उसका V पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होगी, जिसके कारण उसका वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा। वेव फंक्शन जीरो होने का मतलब है कि हम उस पार्टिकल के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे। तो फिलहाल क्वांटम मैकेनिक्स हम ये बताएंगे कि यहाँ पर the quantum mechanics that deal with the individual atom and molecule of system by assigning the definite value of wave function to each of these particle at any instant। और थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स हमारी ऐसी ब्रांच या केमिकल काइनेटिक ऐसी ब्रांच जो बड़े बड़े पार्टिकल से, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से डील करती है, जैसे इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। और ये कह सकते हैं कि मैटर इन बल्क। दिस थर्मोडायनेमिक्स नोट डील विद द इंडिविजुअल पार्टिकल। तो अगर हमें छोटे छोटे पार्टिकल की हेल्प से, अगर हमें बड़े बड़े पार्टिकल को यानी कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, तो हम वो कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। तो और वो कैसे कर सकते हैं? It was realized that by stable averaging method it should be possible to calculate the thermodynamic property of the bulk matter फ्रॉम those of individual atom and molecule। हम एवरेजिंग प्रोसेस से हम जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसकी एवरेजिंग से? इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल की एवरेजिंग से। तो दिस लीड टू नीड फॉर द स्टडी ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस, दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है एवरेजिंग। तो एवरेज करके उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एवरेजिंग करके हम बड़े बड़े पार्टिकल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैंने तुम्हें फिर से जो पहले बताया था, अब उसकी डेफिनेशन बताते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच हेल्प अस टू कैलकुलेट द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी of system from its microscopic property by statistical method or using the law of mechanics। अब अगर हम आगे चलते हैं
टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, कितनी तरह से, कितनी टाइप होती हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होगा क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जिसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। दूसरा है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई किया जाएगा। एक होगा बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, एक होगा फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। अगर ये कहें कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स अगर हम लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं, जैसे न्यूटन के लॉ हैं, न्यूटोनियम लॉ हैं, उसको अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू विच इंडिविजुअल एटम एंड मॉलिक्यूल आर सपोज टू हैविंग डेफिनेट पोजीशन एंड मोमेंटा। हम या ये एक सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी डेफिनेट वैल्यू होती है। लेकिन अगर इनकी वैल्यू क्वांटाइज हो जाए, अगर वहां पर लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई हो, जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर अप्लाई होता हो, इफ लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आर अप्लाइड एंड द इंडिविजुअल एटम एंड मॉलिक्यूल आर सपोज टू हैविंग ओनली क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, उसकी वैल्यू क्वांटाइज्ड हो, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो अगर हम करें इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स में और जो क्वांटम मैकेनिक्स की फर्दर दो टाइप थी, एक बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, एक फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो पहला डिफरेंस क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, क्लासिकल मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स होगी जिसमें लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, जैसे न्यूटोनियम लॉ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लॉ वहां पर अप्लाई होते हो, उसे हम बोलते हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स और जहां पर मॉलिक्यूल विच हैविंग डेफिनेट वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटा, उसे हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। और जहां पर क्वांटम के लॉ अप्लाई होते हो और जहां पर इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल की वैल्यू क्वांटाइज होती हो, उसकी पोजीशन और मोमेंटम की वैल्यू क्वांटाइज होती हो, उसे बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। फिलहाल फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बोस, आइंस्टीन और फर्मी डायरेक्ट में सेम रहेगा। इसमें क्लासिकल के लॉ अप्लाई किए जाएंगे और इसमें क्वांटम के लॉ अप्लाई किए जाएंगे। और अगर हम सेकंड डिफरेंस पर आते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो डिफरेंट पार्टिकल हैं उसको हम अलग अलग बिहेव किया जाएगा, डिस्टिंग्विशेबल होंगे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है, वहां पर पार्टिकल को हम इनडिस्टिंग्विशेबल हम बताते हैं। इट ट्रीट द डिफरेंट पार्टिकल एज indistinguishable. In Fermi direct also the different particle is treated as indistinguishable. Now come to next point, according to which any number of particle occupy the same energy level. इसमें number of particle, कितने भी particle same energy level occupy कर सकते हैं। बोस-आइंस्टीन में भी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन फर्मी डायरेक्ट में एक पार्टिकल केवल एक एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा इनके बीच में तीन डिफरेंस। फोर डिफरेंस पर आते हैं, पार्टिकल जो ओबे करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स उसे बोलते हैं मैक्सवेलोन्स और बोल्ट्जमानॉन्स। लेकिन अगर पार्टिकल हमारे बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे उसे बोलते हैं बोसोन्स। और अगर हमारे पार्टिकल फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं फर्मियोन्स। और अगर हमारे देखो इसमें क्या होगा, अगर हम बोस-आइंस्टीन और फर्मी डायरेक्ट के बीच में भी अगर हम डिफरेंस पता लगाना चाहें तो सबसे पहले बोस-आइंस्टीन के बारे में देखते हैं कि दिस इज अप्लाइड टू दोस पार्टिकल विच हैविंग सिमेट्रिकल वेव फंक्शन। ये उस स्टैटिस्टिक्स पर अप्लाई किए उस पार्टिकल पर अप्लाई किए जाएंगे जिसका सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। अगर हम किसी भी दो वेरिएबल, दो कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं तो हमें सेम वेव फंक्शन मिल जाए विदाउट इंटरचेंजिंग या विदाउट चेंजिंग द साइन, तो उसे हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। इसमें एग्जांपल जो होंगे फोटोन, एटम और मॉलिक्यूल, वो जिसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके न्यूक्लियाई में। लेकिन अगर हम बात करते हैं फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स की तो उसमें अगर एसिमेट्रिक वेव फंक्शन अगर हमें मिल जाए, एसिमेट्रिक का मतलब है अगर हम किसी दो कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं तो हमें एक नया, यानी कि उसमें उसकी जो वेव फंक्शन का साइन है वो चेंज जाए। अगर इंटरचेंज करते हैं कोऑर्डिनेट को तो उसे बोलते हैं एसिमेट्रिक वेव फंक्शन। अगर एसिमेट्रिक वेव फंक्शन में जैसे इसमें एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन और एटम और मॉलिक्यूल, वो जिसके पास ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियाई में। ये था तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिस्टिकल
बिटवीन द क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। फर्दर क्लासिक क्वांटम मैकेनिक्स में बोस-आइंस्टीन एंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों में भी क्या डिफरेंस था, हमने इन तीनों के बीच में डिफरेंस पता लगाया। नाउ अब हम चलते हैं टर्म दैट यूज इन द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब हमारी इसमें कौन कौन सी टर्म यूज होंगी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, हम वो देखते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि हम इसमें स्टर्लिंग फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। स्टर्लिंग फॉर्मूला एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से डील करना सिखाएगा हमें। कैसे? देखो, हम कहते हैं कि हमारे पास during the study of statistical mechanics we consider that this system containing large number of particle। अब इन large number of particle से डील करना बहुत मुश्किल है, तो उसको डील करने के लिए हम मैथमेटिक्स में थोड़ा जाएंगे। मैथमेटिक्स में तो क्या होगा, वहां पर लार्ज नंबर ऑफ उनकी कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n फैक्टोरियल। अब इसको निकालना, n फैक्टोरियल को, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n फैक्टोरियल को निकालना थोड़ा सा लेबोरियस, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, एक लेबोरियस प्रोसेस है। उसको हम सिंपल अप्रोक्सीमेशन, जिसे हम स्टर्लिंग फॉर्मूला बोलते हैं या स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, उससे हम निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? देखो, हमारे पास है n फैक्टोरियल। सबसे पहले नेचुरल लॉगरिथम n फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि n फैक्टोरियल कैसे निकलेगा। n फैक्टोरियल होता है n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 मल्टीप्लाई से लेकर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर मैं इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखता हूं तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई से लेकर n माइनस 2 मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n यहां तक जाएगा। इसके बाद अगर मैं दोनों साइड, हमारा मेन एम तो है नेचुरल लॉगरिथम n फैक्टोरियल निकालने का। इसको निकालने के लिए हम दोनों साइड नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं। जैसे हमने दोनों साइड नेचुरल लॉगरिथम लिया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ये नेचुरल लॉगरिथम n फैक्टोरियल। हमें ये पता है कि अगर यहां पर अगर कोई भी चीज प्रोडक्ट में हो, अगर कोई भी चीज हमारे पास प्रोडक्ट में हो तो प्रोडक्ट में मान लिया हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम m इंटू n। अगर मुझे ये बताना है तो इसको बताने के लिए नेचुरल लॉगरिथम m, ये हमारा मैथमेटिक्स में है, नेचुरल लॉगरिथम m प्लस नेचुरल लॉगरिथम n। इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज आ जाए तो इसको बताने के लिए नेचुरल लॉगरिथम m और n को मल्टीप्लाई में अगर होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? नेचुरल लॉगरिथम m प्लस नेचुरल लॉगरिथम n। तो हमारे पास अब यहां पर क्या है, देखिए यहां पर 1 मिनट, यहां पर हमारे पास है नेचुरल लॉगरिथम, हमारे पास यहां है नेचुरल लॉगरिथम 1 प्लस नेचुरल लॉगरिथम 2, क्योंकि यहां पर सभी मल्टीप्लाई में नेचुरल लॉगरिथम 1 प्लस नेचुरल लॉगरिथम 2 प्लस नेचुरल लॉगरिथम 3 से लेकर नेचुरल लॉगरिथम n माइनस 2 से प्लस नेचुरल लॉगरिथम n माइनस 1 प्लस नेचुरल लॉगरिथम n। यहां अब आगे चलते हैं तो हमारे पास अगर हम इसको कंबाइन करके लिखना चाहें, नेचुरल लॉगरिथम 1 प्लस नेचुरल लॉगरिथम 2 प्लस नेचुरल लॉगरिथम 3, ये इन सबको से लेकर प्लस नेचुरल लॉगरिथम n तक, इसको हम अगर समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉगरिथम m, और यहां पर m वेरी करेगा 1 से लेकर n तक। यहां समेशन का मतलब है कि इनको अगर मैं 1 से लेकर n तक, यहां m की वैल्यू 1 रखता हूं, 2 रखता हूं, से लेकर n रखता हूं, और इन सब की एडिशन, इस समेशन का मतलब ये है। अब अगर मैं इस समेशन को, इसका मतलब है कि ये नेचुरल लॉगरिथम m बताएगा m की वैल्यू n से n एरिया के बीच में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। तो अगर मुझे ये निकालना है तो मैं इस समेशन को छोड़कर क्यों ना इंटीग्रेशन कर दूं, तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया इसका नेचुरल लॉगरिथम n फैक्टोरियल को। मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू 1 से x की वैल्यू n या m की वैल्यू 1 से m की वैल्यू n, नेचुरल लॉगरिथम x dx। अगर मैं x लेता हूं तो मुझे नेचुरल लॉगरिथम x dx लिखना पड़ेगा, अगर m लेता हूं तो नेचुरल लॉगरिथम m dm लिखना पड़ेगा। तो अगर मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मतलब यानी कि जो प्रोडक्ट रूल होता है हमारा इंटीग्रेशन में, उससे अगर सोल्व करते हैं तो उससे हमारा सोल्व करने पे हमारा फॉर्मूला आएगा नेचुरल लॉगरिथम n फैक्टोरियल n नेचुरल लॉगरिथम n माइनस n। तो इसी को हम बोलते हैं स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। तो ये हमारा स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन हो गया। इस फॉर्मूला को अब हम आगे यूज करेंगे फर्दर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के और भी डेरिवेशन निकालने के लिए।
अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बारे में। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ए गिवन मैक्रोस्टेट दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। इसका मतलब है कि मैक्रोस्टेट के अंदर हमारे पास कितनी माइक्रोस्टेट होती हैं, या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन मैक्रोस्टेट। दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैक्रोस्टेट। अब जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो कनेक्टेड है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम से। अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और कंपोजिशन, इन सब से कनेक्टेड है, इसीलिए इसका नाम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी रखा गया। अब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि पार्टिकल हमारा डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल है। और ये डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल हमारा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन द क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है वो बोलता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल या आइडेंटिकल पार्टिकल हमारे डिस्टिंग्विशेबल ट्रीट किए जाते हैं, लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स बोलती है कि वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल या आइडेंटिकल पार्टिकल हमारे इनडिस्टिंग्विशेबल ट्रीट किए जाएंगे। तो ये सब है तुम्हारा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बारे में।